नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप तलवार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष आखिर क्या है। कुछ लोगों को ज्योतिष के बारे में, बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है कि आखिर ज्योतिष है क्या। तो मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मेरी बातें आपको बोर करें या आपको पसंद ना आए, तो कोशिश कीजिए। अगर ना पसंद आए तो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी सी बातें मेरी सुन लीजिएगा कि आखिर में ज्योतिष क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष देखा जाए तो सबसे पुराना विषय है और सबसे तिरस्कृत भी है। सबसे पुराना इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पुराना इसलिए है कि जब से मनुष्य ने अपने इतिहास के बारे में या अपनी हिस्ट्री के बारे में जाना, अब मतलब अपने हिस्ट्री के बारे में खोजा कि मेरी हिस्ट्री क्या है, तभी से ज्योतिष भी ऐसा कोई समय नहीं रहा कि जहां ज्योतिष मौजूद ना हो। ज्योतिष बेसिकली आप इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो देखा जाए तो ये दो वर्ड से बना है, ज्योति प्लस ईश। अब ज्योति के हिसाब से देखा जाए तो ज्योति जो है वो ज्ञान को माना गया है या एनलाइटनमेंट को माना गया है। ईश का मतलब ईश्वर, मतलब ईश्वरीय ज्ञान है ये ज्योतिष। अगर हम इसको देखिए, अब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स एस्ट्रोलॉजी, मतलब स्टार्स की मतलब ज्ञान, स्टार्स की विद्या। बट ये कोई विद्या स्टार्स की नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में बहुत फर्क है। हम ज्योतिष के बारे में ही बात करते हैं और ज्योतिष से ही मतलब ज्योतिष से ही हम आपको सबकी प्रेडिक्शन देते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे बात यह है कि मैंने आपको यही बताया कि जब से इतिहास इंसान ने अपना देखा है, जब से इतिहास के बारे में जाना है, तभी से ही आप लेके चलिए कि ज्योतिष वहां रहा है। मतलब उसमें आप देखिए कि जैसे जीसस से 25,000 साल पहले सुमेर जो सिविलाइजेशन थी, उसमें भी हड्डियों में ज्योतिष के चिन्ह पाए गए हैं। उनकी मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा उस सिविलाइजेशन में, तो उसमें भी, मतलब आपको एक और चीज बता रहा हूं कि जो पश्चिम में सबसे पुरानी जो खोज हुई है ना, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है पश्चिम की, वो सुमेर सिविलाइजेशन है। तो ये जो हड्डियों में जो चिन्ह पाए गए हैं अंक के, मतलब ये जो चिन्ह जो पाए गए हैं ज्योतिष के, वो सुमेर सिविलाइजेशन में ही मिले हैं। कहने का मतलब ये है। और भारत में अगर देखा जाए तो ये बात और भी पुरानी है। मतलब भारत में सबसे ज्योतिष जो है सबसे पुराना है। आप कह सकते हैं कि ज्योतिष मतलब पूरे वर्ल्ड में ज्योतिष भारत की ही देन है, पूरी दुनिया को। मतलब हम भारतीयों ने ही ज्योतिष पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले तो हमने ये सुमेर सिविलाइजेशन जो थी, उन्हीं को, ये हमसे ही लेके गए हैं सब आगे। और आपको एक और बात, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ज्योतिष के कारण ही गणित का जन्म हुआ। ज्योतिष की गणना के लिए ही गणित का जन्म हुआ है। इसलिए तो अंक गणित में जो अंक हैं वो भारतीय हैं। कभी आप नोट कीजिएगा, सारी भाषाओं में 1 से 9 तक जो अंक हैं वो सब के सब वो हम भारतीयों ने ही दुनिया को दिया है। जिसे आप 9 कहते हैं ना, वो
मतलब वो संस्कृत में 9 का ही रूपांतरण है। हम 8 जिसे बोलते हैं वो अष्ट का ही आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है। भारत से ज्योतिष की भाषा जो है वो सुमेर सिविलाइजेशन तक पहुंची है। सुमेरियंस ने फिर हमसे जो विद्या लेके गए वो फिर आगे उन्होंने नक्षत्रों की स्टडी की। उन्होंने 700-700 फीट के ऊंचे मीनार, जिसे आप पिरामिड्स कह सकते हैं, और उन पिरामिड्स में ही सुमेरियंस वहां जाकर आकाश में नक्षत्रों का अध्ययन किया करते थे। यही सुमेरियंस जो थे, इनको इस गहरे सूत्र का पता चल गया था कि मनुष्य के जगत में जो भी घटित होता है उस घटना का प्रारंभिक स्रोत जो होता है नक्षत्रों से किसी न किसी भांति संबंधित रहता है। जीसस से भी 6000 वर्ष पहले सुमेरियंस की धारणा थी कि पृथ्वी में जो भी बीमारी या कोई क्रांति घटती है वो सब नक्षत्रों से संबंधित है। 1920 में शिजेंस्की साइंटिस्ट हुआ करते थे, रशियन, वो बायोफिजिस्ट भी थे। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हर 11 साल में सूर्य में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और जब वो विस्फोट होता है हर 11वें साल में, तभी पृथ्वी पे युद्ध और क्रांतियों की शुरुआत हो जाती है। और उन्होंने ये पिछले मतलब कहने का है कि 700 साल का अध्ययन किया, और जब भी सूर्य पर विस्फोट होता है तभी पृथ्वी पर कोई ना कोई घटना घट जाती है। जितनी भी पृथ्वी में महामारियां फैलती हैं वो सब सूर्य से जुड़ा गया है, ये उन्होंने डिस्कवर किया। सूर्य जो है, जिसे हम एक अग्नि का गोला समझते हैं ना, वो सिर्फ अग्नि का गोला ही नहीं है। सूर्य की जो किरणें हैं, जो रेज हैं, वो जब छोड़ता है, अगर उसमें जरा सी भी कहीं चेंजिंग आ जाए ना तो सारा पृथ्वी पर असर पड़ता है। ये अब तो साइंटिफिकली प्रूवन बात भी है, ये सब लोगों को मालूम भी है। आप देखिए जब ग्रहण लगता है तो आप देखिए कि पक्षी, जानवर सब अपनी अपनी दिनचर्या बंद कर देते हैं, उससे 24 घंटे पहले ही बंद कर देते हैं। कभी आपने देखा हो कि जानवरों में और पक्षियों को ग्रहण से पहले ही पता चल जाता होगा, पता चल जाता है, सॉरी। तो पूरे ग्रहण में सारी पृथ्वी मौन हो जाती है। आप कभी नोट करना, क्योंकि वो सब जितने भी जानवर हैं सब डर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बंदर को ले लीजिए। बंदर देखिए कितना ही उपद्रवी है, लेकिन जब सूर्य का ग्रहण आता है ना तो वो भी मौन होकर बैठ जाता है। ये सब डिस्कवरीज जो थी, शिजेंस्की ने अपनी बुक में लिखी, इसको डिस्कवर किया, और आज हम ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, ये सब चीज़ें, बट ये डिस्कवर पहले हो चुकी हैं। देखिए जिस तरह सूर्य जो है ना, 11 साल की जो मैंने आपको बात बोली, वैसे ही सूर्य के अंदर भी अनेक धब्बे होते हैं, डॉट्स जिसे आप कह सकते हैं। ये जो डॉट्स है ना, ये जैसे ही सूर्य में ये डॉट्स प्रकट होकर बड़े होते जाते हैं ना, वैसे ही हमारी पृथ्वी में बीमारियां बढ़ जाती हैं, और जैसे ही वो डॉट्स कम होते हैं वैसे बीमारियां कम हो जाती हैं। और जब तक सूर्य में ये डॉट्स या ये स्पॉट्स रहेंगे ना, तब तक ये बीमारियां कभी नहीं मिट पाएंगी। मैं आपको और एक बात बताता हूं, आप लोग जान के हैरान होंगे कि फ्रांस जो है उसमें 50% लोग, आज 50% लोग ये सब ज्योतिष पे विश्वास रखते हैं, और 2/3 दुनिया की 2/3 जो दुनिया है ना, पूरी दुनिया की 2/3 जितनी भी दुनिया है वो सब ज्योतिष पे विश्वास रखती है। आज भी ज्योतिष के जो सिद्धांत है ना, वो
पूरे सिद्धांत लोगों को मालूम नहीं है, शायद मुझे भी ना मालूम हो, और दुनिया के जितने सबसे बड़ा जो ज्योतिषी होगा ना, उसको भी ना मालूम हो। क्यों? क्योंकि कई सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी सभ्यता के साथ आते हैं, और जब वो सभ्यता नष्ट हो जाती है तो वो सिद्धांत भी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए, अब तो हमारे को पता लग भी गया है कि जब से हमने सैटेलाइट छोड़े हैं ना आकाश में, हमें इतना पता चल गया है कि जितने भी नक्षत्र हैं ना, ग्रह हैं, नक्षत्र भी हैं और ग्रह भी हैं, सब निरंतर, सबका मतलब सबसे निरंतर किरणों का जो जाल है ना, वो पृथ्वी पर टकराता है। चंद्रमा जो है वो उसका आप देखिए कि जब फुल मून होता है, जो चंद्रमा से ही समुद्र का जो पानी है वो प्रभावित होता है। मतलब वो आप फुल मून में देखिए तो आप लोगों को हर कोई मना करेगा कि आप फुल मून में आप समुद्र के किनारे ना जाएं। जब ये चीज़ें हो सकती हैं तो हम तो आम आदमी हैं, तो हमसे नहीं हो सकती, हम पे असर नहीं हो सकता। और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि ये जो पूर्णिमा के दिन ना, जितने भी लोग मतलब सबसे ज़्यादा लोग पागलपन में जाते हैं पूर्णमासी के दिन, और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इसी दिन होता है लोगों को। मतलब जो ये नहीं है कि जिनको ये प्रॉब्लम है, अगर कोई आदमी हल्का पागल है तो वो पूर्णमासी के दिन वो बहुत ज़्यादा उसको संभलता नहीं है। और वही डिप्रेशन वाले इंसान के साथ भी होता है कि पूर्णमासी वाले दिन वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब गैर पागल मतलब कोई और भी हो, मतलब जैसे एक आम इंसान भी हो, तो अगर उस पर असर कर सकता है तो हम पे भी कुछ ना कुछ असर करेगा ही, कुछ ना कुछ। ऐसे ही अगर आप देखें तो मिलिट्री के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं ना, उनके जीवन में मंगल का बहुत भारी प्रभाव रहता है। आप कह सकते हैं या तो मंगल का प्रभाव रहता है, या वो इंसान मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे। उनका जो लगन होगा वो मंगल से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में। और जितने भी शांत लोग होते हैं ना, उनका चंद्रमा से कोई ना कोई रिलेशन होगा। ये एक दो चीजों का संयोग हो सकता है, लाखों का नहीं, समझ रहे? हजारों मिलिट्री पर्सनल्स हैं, आप देखिए जितने भी मिलिट्री के जो उच्च अधिकारी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी उच्च अधिकारी हैं सबका मोस्टली 99% मैं ये कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि, और यूनान में भी कहा गया है कि जीवन का जो जन्म है ना, वो पानी से हुआ है। पानी भी बहुत रेशमी है, और जो आकाश से नक्षत्रों की जो किरणें हमारी तरफ आती हैं, आदमी तक आती हैं, उनका मीडियम जो है वो पानी ही है। आदमी के अंदर का जो पानी है वो भी एक्टिवेट करके कोई ना कोई रेडिएशन मनुष्य पे प्रवेश करता है। मेरे कहने का मतलब है, जितनी भी हमारी नक्षत्र जो हैं उनकी रेडिएशंस हैं, या सूर्य की किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, ये सबसे पहले हमारे शरीर के पानी को एक्टिवेट करती हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले हमारे शरीर का जल ही जो है ना, जो पानी है, वही सबसे पहले एक्टिवेट होता है। अब माँ के पेट को ही देख लीजिए, माँ के पेट में भी जो बच्चा होता है ना, वो जिस पानी में होता है, वो पानी का जो देखिए वो भी समुद्र की तरह ही होता है, उतना ही मात्रा में नमक उस पानी में होता है, उसमें ही तैरता है। और माँ और बच्चे का सीधा संबंध कभी नहीं होता, सिर्फ वो जल से ही, मतलब जो संबंध है वो जल के थ्रू ही होता है। कहने का मतलब है, माँ का जो सिर्फ संबंध है वो सिर्फ बच्चे को खाना पहुंचाती है बस, बाकी जो संबंध जो है वो अलग है। अब एक और चीज़ मैं आपसे बताता हूँ
जैसे कि एक बच्चे का जन्म, हमने अभी माँ बच्चे की बात की, तो अब एक और टॉपिक है कि बच्चे का जो जन्म है। आप देखिए, जो दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, आपको आज भी मैं बता देता हूं, जो दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, साइंटिफिकली मैं बता देता हूं, ये बात है, प्रूवन भी है, कि जो दो एग्स से बच्चे पैदा होंगे ना, हो सकता है वो अलग अलग हो, मतलब उनके नक्षत्र कुछ अलग हो सकते हैं। वो मैंने मेरी वीडियो थी एक ध्रुव राठी की, उसमें भी मैंने कुछ नक्षत्रों के बारे में बताने की कोशिश की थी कि कैसे नक्षत्र बदल जाते हैं दो जुड़वा बच्चों के भी, उसी से उनका हाव भाव बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, उनकी किस्मत बदल जाती है। ऐसे ही जुड़वा बच्चे अगर एक ही नक्षत्र में जो जुड़वा बच्चे पैदा हों और उनके बीच का जो टाइम है बहुत कम हो, मतलब 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट, तो अमूमन 99% आप ले लीजिए वो जो बच्चे रहेंगे वो एक से रहेंगे। मतलब कहने का मतलब उनका फ्यूचर, वो कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है, किस टाइम सोते हैं, हालांकि उनकी शक्ल भी हूबहू कुछ कुछ मिलेगी आपको, और सब चीज़ें मिलेंगी। और तो और एक और बात है, अगर उन बच्चों को आप अलग भी कर देंगे, मतलब एक बच्चा अगर हिंदुस्तान में रहे और दूसरा अगर अमेरिका में भी रहेगा, तो अमूमन आप देखेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ रहती हैं। मतलब कल को आप देखेंगे कि जिस टाइम पे वो वहाँ का बच्चा बीमार पड़ेगा तो यहाँ का बच्चा भी बीमार पड़ जाएगा। ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल है, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें सारी होती हैं, चाहे वो बच्चा कितने दूर ही बैठा क्यों ना हो। और ऐसे बच्चे, ये जुड़वा बच्चे जब मरते हैं तो आप लिखिए इनका टाइम भी अमूमन आसपास सेम ही रहता है, बशर्ते एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड डेथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अननेचुरल डेथ्स जो होती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे इन दोनों के बच्चे की जो मरने का जो टाइम होगा, 3 दिन से लेकर 3 महीने के बीच बीच में अगर एक मरा है तो वो भी बच्चा मर जाएगा। अगर आप ये जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर किसी के घर के आसपास या कोई नोन ऐसा केस हुआ हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बात प्रूवन है, ये फैक्ट है और ये होता ही होता है। एक बात आप लोग बिल्कुल समझ लेना, हम सब लोग आपस में, जितने भी लोग हैं, जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं, हम सब लोग मतलब हम आपस में भी और इस धरती से भी, इस सृष्टि से भी सब जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है। जिस हिसाब से आजकल की ज्योतिषी है ना, मतलब आना उनको कुछ नहीं आता, इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो मतलब ठीक है, अब मैं किसी के बारे में क्या गलत बोलूं। मतलब जिस हिसाब से आजकल के ज्योतिषी हैं, लगता है कि ये बात सच भी है, मतलब कह सकते हैं। देखिए, सुपरस्टिशन मतलब कहने का अंधविश्वास इसलिए लगता है कि जब हम किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाएं। ज्योतिष कहता है कि भविष्य में जो भी होगा वो अतीत से जुड़ा हुआ है, यानी कि पास से अलग नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। मतलब जो भी हमारे भविष्य में होगा वो अभी से उसकी नींव रखी गई होगी। ये समझिए, ये बहुत गहरी बात है, आप समझिए इस बात को कि भविष्य में जो भी होगा उसका अतीत से कोई ना कोई नाता जरूर होगा। ये जो वैज्ञानिकों की तरह लोग तर्क मांगते हैं ना, इन लोगों को मालूम नहीं है कि विज्ञान और ज्योतिष में बहुत फर्क है। विज्ञान जो है वो अतीत की तलाश करता है, मतलब कहने का मतलब है कि पास्ट की तरफ जाता है विज्ञान, और जो ज्योतिष है वो फ्यूचर के विज्ञान की, मतलब फ्यूचर की तरफ जाता है।
जैसे विज्ञान जो है वो कॉजेज ढूंढेगा, मतलब कारण ढूंढेगा कि ये बताओ इसका क्या कारण हुआ, ये क्या कारण, लेकिन जो ज्योतिष है वो इफेक्ट्स बताता है आपको। ये बहुत आप सोचने वाली गहरी बातें हैं। ये आप समझेंगे तो आप ज्योतिष को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ज्योतिष आखिर क्या चीज़ है। अरे आप सृष्टि की बात करते हैं हमारी। आप ये देखिए कि अगर आज पृथ्वी में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जितने भी मतलब खरबों लोग जो पैदा हो चुके हैं, उन सबका एक अंगूठा अपने किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं मिलता। आंखें देख लीजिए, जैसे हम आज देखिए हिंदुस्तान में आधार कार्ड की शुरुआत किस लिए हुई? वो इसलिए हुई कि उन सबको मालूम है कि 135 करोड़ लोगों की आंखों की पुतलियां सबकी अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझे आप, कि एक चीज जब नहीं मिलती हमारी तो किसी का एक का भाग्य दूसरे से कैसे मिल सकता है? किसी के एक के नक्षत्र की, मतलब एक की कुंडली दूसरे बंदे की कुंडली से नहीं मिल सकती। अब आप कल्पना कीजिए कि एक आम का जो बीज है, उस बीज में कैसे एक छोटे से बीज में वो बड़ा होकर वो पेड़ बन जाएगा। अगर बीज को हम देखें तो लगता नहीं है कि वो बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, बट इस छोटे से बीज में सब कुछ प्रोग्राम्ड है, सब प्रोग्राम हुआ है कि कैसे अंकुरित होगा, फिर इसमें ये फिर वृक्ष बनेगा, फिर इसमें फल आएंगे। यही ज्योतिष है। हर इंडिविजुअल की, हर आदमी की कुंडली को डिकोड करना एक ज्योतिषी को आना चाहिए। इसी को ज्योतिष कहते हैं। ये कुछ बातें थी मेरी ज्योतिष के बारे में। मैंने कोशिश की आप लोगों को कुछ समझाने के लिए कि ज्योतिष आखिर क्या चीज़ है। कुछ लोगों को मेरी ये बातें बोर कर सकती हैं, या चलो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप, ये बहुत गहरी बातें हैं जो मैं आपको बोल गया, और किसको, कई जोशियों को इस मामले में, इस बारे में नहीं मालूम है। तो ये बातें मैंने कोशिश की आपको समझाने की। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और कोशिश करिए ये मेरी वीडियो आप अपने ग्रुप्स में भी भेजिए कि उनको भी पता लगे कि आखिर ज्योतिष क्या चीज़ है, क्यों इस पे बार बार उंगलियां उठती हैं, क्यों इस पे बार बार उंगलियां उठ रही हैं, और क्यों इसको अपमानित किया जाता है बार बार ज्योतिषियों को। हमारा ये काम नहीं है कि हम अपमानित हों, कि अभी ये विद्या है। जैसे आपको मैंने बताया, जैसे एक टीचर, एक लेक्चरर की इज्जत होती है, वैसे ही ज्योतिषियों की भी इज्जत होनी चाहिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ या किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।